नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रायलाल डायमंड से आचार्य राजनीति विज्ञान। आज आपसे मैं विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ यानी कि पोस्ट वार इंटरनेशनल ट्रेंड्स के ऊपर चर्चा करूँगा कि दूसरे विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जो 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आधारशिला थी। जनरल स्मट्स ने जून 1921 में इंपीरियल कांग्रेस में भाषण करते हुए इसी तथ्य की ओर संकेत किया था कि निसंदेह रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। मेरा विचार है कि अगले 50 वर्षों या इससे अधिक वर्षों तक प्रशांत महासागर की समस्याएं विश्व समस्याएं होंगी। कहने का मतलब कि जो यूरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वो परिस्थितियां बदल गई कि वर्तमान विश्व में जो नई चर्चाएं सामने आई वो हमारे सामने एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था का एक पुनर्गठन है कि जो पूर्वी राज्य या पूर्व की ओर देखो की जो नीति थी वो अब राष्ट्र राज्य की ओर धीरे धीरे राजनीतिक रूप में परिवर्तित होता चला गया और जो साम्राज्यवाद की जो व्यवस्थाएं होती थी वो समाप्त होती चली गई। जो साम्राज्यवाद के तहत उपनिवेश बनाए जाते थे वो उपनिवेशवाद भी समाप्त होता गया और राष्ट्र दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो गुलाम या उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होते चले गए। ये परंपरा उभर कर हमें देखने को मिलती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन से नए ट्रेंड्स आए, कौन सी प्रवृत्तियाँ आई जिनका हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो सबसे पहले ये आया कि यूरोपियन प्रभुत्व का अंत हुआ कि जो 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक के काल को हम देखें तो इतिहास के अंदर यूरोप का काल कहा जाता है। और इस युग में यूरोप में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति हुई। यूरोपियन राष्ट्रों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिनमें जर्मन, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, इनको हम महाशक्तियों के रूप में देखते हैं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोपीय राष्ट्रों को की जो अर्थव्यवस्था को एक तरह से कमर तोड़ दी थी, वो कमज़ोर हो गई थी और युद्ध की समाप्ति के बाद इटली, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन ये राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की शक्तियाँ बनकर यानी कि सेकेंड रेट पावर बनकर रह गए। इसलिए विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकलकर अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की तरफ चला गया। दूसरा जो देखेंगे कारण वो जो ट्रेंड था दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो था परमाणु युग का सूत्रपात कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वायुयान जो यूएसए का जो एक वायुयान था B-29 ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। यानी कि उस अणु बम के विस्फोट से हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई और लगभग 7.5 लाख मनुष्य मारे गए। इस महासंहार से परमाणु युग का एक तरह से प्रारंभ होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 अमेरिका ने बम डाले थे। तो विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने यह अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्यों को जो अति मानुषी शक्ति मिल गई है और ये पूरे विश्व का एक तरह से एक नई ट्रेंड उभर कर आई है कि एक छोटा सा राष्ट्र भी अणु शक्ति के बल पर वो सुपर पावर बन सकता है। एल्बर्ट स्विट्जर ने 1954 में नोबेल पुरस्कार लेते समय कहा था कि मानव अणु शक्ति के कारण अति मानुषीय बन गया है, परंतु उसकी बुद्धि उस अति मानुषी मान तक उन्नत नहीं हुई जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त हुई है। स्पष्ट है कि परमाणु युग से मानव जो सभ्यता है वो एक विनाश की कगार पर आ गई है और सभ्यता का भविष्य ऐसे विवेकहीन मनुष्यों के हाथों में चला गया जिसने हिरोशिमा का जो दृश्य दोहराने की हिम्मत किसी में नहीं होती। यानी कि एक हम बारूद के ढेर पे बैठ गए कि किसी की हिम्मत नहीं है कि परमाणु बम गिरा दें और हम वो चीज़ करें जो 1945 में की थी। तो परमाणु हथियारों के सर्वविनाश के कारण पूरा विश्व एक तरह से भयभीत हो गया
कि परस्पर सुनिश्चित विनाश MAD उस पे आ गया पूरा विश्व। जैसे कार्ल जेफरसन ने आधुनिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय जीवन का क्या कहा, नए तथ्य कहकर पुकारा है। वो परमाणु हथियारों की भयानकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पृष्ठभूमि में युद्ध सदैव ही मंडराते रहने लग गया, सब युद्ध के कारण भयभीत होने लग गए कि परमाणु बम के कारण जो परिवर्तन आए वो केवल आर्थिक हिंसक नहीं थे, बल्कि वो ये सारी मानव जाति को एक तरह से भय में धकेल दिया। तीसरा जो ट्रेंड आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो आया एशिया एवं अफ्रीका का जागरण तथा संपूर्ण राज्यों की संख्या में वृद्धि। कि जब दूसरा विश्व समाप्त हुआ तो यूरोप के अधिकांश राष्ट्र कमज़ोर हो गए थे, उन्हीं का साम्राज्यवाद था। तो नए नए राज्य एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहे थे वो चल के सफल हुए और नए नए राज्यों का निर्माण हुआ। उनमें अपन भारत 1947 में पाकिस्तान बना और बहुत सारे राष्ट्र 1945 के बाद स्वतंत्र। जो 1945 में 51 सदस्यों की यूएनओ की गठन किया गया था वो आज 193 राष्ट्र हो गए, यानी कि इतने ज़्यादा राष्ट्रों ने क्या कर लिया, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों में स्वतंत्रता से के सूर्य को का उदय हुआ। एशिया वालों के लिए और अफ्रीका वालों के लिए जैसे नए नारे हमें सुनाई देने लगे। तो दुनिया ने इन राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इनका मूल उद्देश्य था विश्व शांति को बढ़ावा देना और अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, जिसमें गुटनिरपेक्षता की नीति का चलन हुआ। और ये हुआ कि दूसरे महायुद्ध की नीति पर चलकर अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाओं का केंद्र यूरोप नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के नए राष्ट्रों से उत्पन्न होगा, यानी कि विकासशील राष्ट्रों का वर्चस्व हुआ। चौथा ट्रेंड है साम्यवाद का विस्तार। कि इटली और जर्मन साम्यवाद के कट्टर शत्रु थे, परंतु पराजय के पश्चात मित्र राष्ट्रों ने इतनी क्षमता नहीं रही कि वो साम्यवाद को पूर्वी यूरोप या एशिया में रोक सकें। जो जर्मनी मोर्चे पर हारता गया, तो जैसे जैसे जर्मन हारता गया यूरोप में साम्यवाद घुसता गया। बर्लिन के पतन तथा सोवियत संघ की सेना के पूर्वी यूरोप के समस्त देशों पर अधिकार कर लिया और वहाँ साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गई। चीन में साम्यवाद आया, इसी तरह से एशिया के बहुत सारे देशों में साम्यवाद आने लगा। तो पूंजीवादी देशों ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन 1990 के बाद साम्यवाद का जो विस्तार था वो रुक गया। पांचवा सैनिक गुट। कि साम्यवाद का जैसे जैसे साम्यवाद बढ़ता गया, सोवियत रूस की शक्तियां बढ़ती गई, इसलिए पश्चिमी राष्ट्रों ने चिंतित हो गए कि हम कैसे साम्यवाद को रोकें। और साम्यवाद को रोकने के लिए उन्होंने सैनिक गुट बनाने प्रारंभ कर दिए। कोरिया युद्ध के समय जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने अनुभव किया कि साम्यवाद के विरुद्ध हम सामूहिक सुरक्षा के रूप में ही लड़ सकते हैं, इसलिए 1949 में नाटो, 1954 में सीटो, वार्सा पैक्ट, सेंटो आदि सैनिक जो संधियां हैं, संगठन हैं, वो अस्तित्व में आए। सैनिक संगठनों के निर्माण से स्पष्ट होता है कि विश्व युद्ध के बाद सैनिक प्रवृत्तियों का में कमी नहीं हुई है, बल्कि सैनिक शक्तियाँ शांति स्थापना करने के लिए एक युद्ध में उत्तेजना को छुपाने के लिए की जा रही थी कि युद्ध होगा तो हम करेंगे, लेकिन बाकी शांति के समय हम संगठित रहें। छठा है शीत युद्ध। जो छठा ट्रेंड है कि जर्मन और जापान के पराजय के पश्चात जो बमों से, गोलों से युद्ध हो रहा था वो समाप्त हो गया, परंतु साम्यवादी और पूंजीवादी दो नए जो इस विश्व पावर उभर कर आए, उनमें वैचारिक मतभेद प्रारंभ हो गया। और उसी वैचारिक मतभेद को दो गुटों के, अमेरिका और सोवियत संघ के, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के गुटों को ही में जो संघर्ष था, वैचारिक संघर्ष था, उसी को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। ये एक तरह से कृत्रिम युद्ध था। ये कागज़ के गोलों से, भाषणों के माध्यम से हो रहा था, लेकिन ये 1985-1989 के बीच विश्व में शस्त्रों की होड़ के रूप में, मित्र सैनिक संधियों के रूप में, सैनिक संगठनों के रूप में ये उभर कर आया। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता। कि शीत युद्ध के कारण ही जब यूरोप कमज़ोर पड़ गया तो एशिया और अफ्रीका के जो नए राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे या लैटिन अमेरिका के जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अगर पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तो अमेरिका के
की गुलामी करेंगे और साम्यवाद के खिलाफ जाएंगे तो हम सोवियत संघ की गुलामी करेंगे। इसलिए नेहरू, नासिर और टीटो ने एक ये नीति अपनाई। विशेष तो नेहरू ने कहा कि हम स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे और सही का सही और गलत को गलत करने वाली नीति को अपनाएंगे, संप्रभु राष्ट्र के रूप में रहेंगे हम। इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और आज गुट निरपेक्षता में जो निरपेक्ष देशों की संख्या है 120 हो गई है, इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। जो नवीन स्वाधीन देश थे ये उसमें शामिल हुए हैं। बेलग्रेड के 1961 में एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ था, जिसके नेता अपनी असंलग्नता यानी गुट निरपेक्षता और नैतिक बल के आधार पर युद्ध के कगार पर खड़ी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानव जाति थी उसको एक शांति के मार्ग पर लेके आने का प्रयास किया। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत। कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप का जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी जो ताकतें थी वो कमज़ोर होती चली गई और उसकी जगह अब नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय होने लग गया। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व राजनीति बन गई। यूरोप अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि शक्ति संघर्ष की धुरी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र बन गए। उपनिवेशवाद के अंत से यूरोपीय राज्य राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर होते चले गए। उपनिवेशवाद के अंत से कुछ नई महाशक्तियाँ का उभर कर हमारे सामने आई और राज्यों के नाम भारत और चीन हम बता सकते हैं। एशियाई और अफ्रीकी देशों के उदय से यूरोपीय जो सभ्यता और संस्कृति की मान्यताओं पर भी एक तरह से कुठाराघात हुआ। व्यवहारिक राजनीति में यूरोपीय महाशक्तियाँ अब एशिया और अफ्रीकी राज्यों के मतों पर निर्भर हो गई। कम से कम संयुक्त राष्ट्र संघ में तो इनकी इन देशों पर निर्भरता एक कटु सत्य बन गई। उपनिवेशवाद का अंत होता हुआ, लेकिन उस अंत से राज्य की अनेक समस्याएं भी उभर कर आई और विश्व राजनीति में एक नया खेल खेला जाने लगा। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य 1947 में समाप्त हो गया था, किंतु उपनिवेशवाद भारत के दो भागों में विभाजित कर दिया, भारत और पाकिस्तान। अब भारत और पाकिस्तान में टकराव होने लगा। इसी तरह चीन उपमहाद्वीप में साम्यवादी चीन स्थापित हो गया, किंतु पास के समुद्रों, द्वीपों, ताइवान, इनमें समस्याएं उभर कर आई। कहने का मतलब कि आपस में राष्ट्रों में एक कटुता उभर कर आने लगी। नेक्स्ट है महाशक्तियों की संख्या में कमी। कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत सारी महाशक्तियाँ हुआ करती थी, जैसे 900 राज्यों का समूह था जर्मन में, वो बाद में 900 से बाद में 300 वेस्टफेलिया की संधि थी 1842 में, वो 900 से 355 हो गया, धीरे धीरे 355 से घटकर और कम होते चले गए और बाद में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, रूस, प्रशिया, स्पेन और स्वीडन ही रह गया। और ये 8 राज्यों में से भी 3 पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन केवल नाममात्र की ही महाशक्ति रह के गई। लेकिन बाद में जापान और यूरोप, अमेरिका यूरोप के बाहर के देश थे, तो ये घटते घटते लास्ट में आके 2 ही महाशक्तियाँ बन गई, अमेरिका और सोवियत संघ। और बीच में द्विध्रुवीय राष्ट्र के, लेकिन अभी चाइना थोड़ा विश्व पावर के रूप में उभर के आ रहा है, जापान वापस आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट है द्विध्रुवीयता से बहुकेंद्रवाद की ओर। कि आज जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी अब बहुध्रुवीय की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि चाइना भी उभर के आ रहा है, तो जापान भी धीरे धीरे उभर कर आ रहा है। भारत भी अपने आप को एक सुपर पावर, एशिया में भारत, चीन और जापान नई शक्ति के केंद्र बनते जा रहे हैं। तो मध्य पूर्व में तेल उत्पादक देश, यूरोप में फ्रांस और जर्मनी की भी शक्ति के केंद्र के रूप में दोबारा से उभर कर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुकेंद्रवाद की ओर हम वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट है तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। कि जो तीसरा विश्व है, जिसे हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश हैं, ये उभर कर आ रहा है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है।
इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है और महासभा में संख्या के बल के लोकतांत्रिक क्रिया होने के कारण विकासशील देशों का वर्चस्व बढ़ा है। नेक्स्ट है उत्तर बनाम दक्षिण संघर्ष कि उत्तर मतलब पूंजीवादी या विकसित राष्ट्र है, तो दक्षिण बनाम यानी कि विकासशील राष्ट्र, अमीर बनाम गरीब राष्ट्रों का संघर्ष उभर कर सामने आया। और उत्तरी ध्रुव के केंद्र मान लें तो उसके निकट जो समृद्ध औद्योगिक राष्ट्र हैं वो आते हैं, और बाद में उसके आगे हम देखें तो वो अविकसित विकासशील राष्ट्र अर्धविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और अंत में संयुक्त राष्ट्र का बढ़ता हुआ परिवार जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उस समय उसमें 51 सदस्य ही थे जो आज बढ़कर 193 हो गए। आज न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या में वृद्धि हो रही है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी सक्रिय भूमिका में भी वृद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनेक प्रवृत्तियों, घटनाओं तथा नए विकासों के लिए चर्चित रही, चाहे वो शीत युद्ध हो, चाहे द्विगुटीय विश्व राजनीति हो, चाहे वैचारिक संघर्ष हो यानी शीत युद्ध हो, चाहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हो, एशिया और अफ्रीका में नव जागरण हो, तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में का बढ़ता हुआ परिवार हो या उनकी संख्या हो, इन सबको हम ले सकते हैं। आगे की जो हम क्लास में जो बात करेंगे वो शीत युद्ध और उसके विभिन्न चरणों की बात करेंगे। शीत युद्ध की हम यहाँ बात करेंगे। धन्यवाद।